हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का वेदांत क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। इसलिए साइंस की क्लास में हमारा जो लास्ट सेशन था वो एंडोक्राइन सिस्टम हमने स्टार्ट कर लिया था, अंतःस्रावी तंत्र हमने स्टार्ट कर लिया था। और अंतःस्रावी तंत्र के अंदर हमने जो है सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो है उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर लिया था। और उसी में हमने पीयूष ग्रंथि के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो पीयूष ग्रंथि में हमने देखा कि भी जो पीयूष ग्रंथि है वो हाइपोथैलेमस से इनफंडिबुलम के द्वारा उसके आधार तल से जो है जुड़ी रहती है। और पीयूष ग्रंथि की तीन पालियां होती है, तीन लोब होते हैं, अग्रपाली, मध्यपाली और पश्चपाली। ठीक है, इसके बारे में हमारी चर्चा हो गई थी कल की क्लास में। तो उससे बचे हुए कुछ हार्मोन्स की, भाई पश्चपाली के द्वारा हार्मोन्स कौन कौन से रिलीज होते हैं के बारे में आज का ये सेशन रहने वाला है। साथ ही साथ हम इसके बाद में अब पढ़ेंगे थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि। आज के सेशन में ये वाली ग्रंथि हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पीयूष ग्रंथि थी वो हाइपोथैलेमस के आधार तल से बिल्कुल जुड़ी रहती है। और जिसके कारण ये जुड़ी रहती है वो कहलाता है इनफंडिबुलम। क्या कहलाता है भाई? इनफंडिबुलम कहलाता है। और पीयूष ग्रंथि जो है एक हड्डी के इस बॉक्स में पैक रहती है। और हड्डी की ये कौन सी हड्डी है, कभी कभार एग्जाम में इसका भी नाम पूछा जाता है। तो इस अस्थि का नाम है स्टीरॉयड अस्थि। कौन सी अस्थि भाई? स्टीरॉयड अस्थि। ठीक है, चलिए। पीयूष ग्रंथि जो है तीन पालियों में बटी होती है। ये कहलाता है इसका एंटीरियर लोब कहलाता है, यानी अग्रपाली कहलाती है। ये कहलाती है इसकी मध्यपाली, जिसे कहते हैं मिड लोब। और ये कहलाती है पश्चपाली, जिसे कहते हैं पोस्टीरियर लोब। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है पिछली क्लास के अंतर्गत हमने जो एंटीरियर लोब था इससे स्रावित होने वाले सभी हार्मोन के बारे में पढ़ लिया। लाइक जैसे हमने एसटीएच हार्मोन के बारे में पढ़ लिया था, एससीटीएच हार्मोन के बारे में पढ़ लिया था, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन एफएसएच एनएलएच के बारे में पढ़ लिया था, ल्यूटिनाइजनिंग हार्मोन के बारे में पढ़ लिया था। और साथ ही साथ में हमने मेटाबॉलिक हार्मोन यानी कि अग्रपाली से जो भी हार्मोन रिलीज होते हैं उन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। चलिए फिर चर्चा करते हैं कि मध्यपाली। तो देखो कि ये जो मध्यपाली होती है ये मनुष्य की पीयूष ग्रंथि के अंदर नहीं होती है ना। ये मध्यपाली मानव के शरीर के अंदर पीयूष ग्रंथि में जो पीयूष ग्रंथि होती है उसमें ये मध्यपाली नहीं होती है। तो इस मध्यपाली के द्वारा तो हार्मोन रिलीज किया जाता है, उस हार्मोन का नाम है MSH, है ना। मिलेनो मिलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो मिलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये त्वचा का रंग निर्धारित करता है। जब मानव के अंदर मध्यपाली है ही नहीं तो फिर ये हार्मोन कहाँ से रिलीज होगा? तो ये हार्मोन रिलीज होता है मनुष्य के अंदर उसकी पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से। ठीक है, तो अग्रपाली से रिलीज होगा। और दूसरा इसका कार्य क्या है? त्वचा का रंग निर्धारित करना। जब ये अधिक मात्रा में रिलीज होता है तो व्यक्ति का जो त्वचा का रंग होता है वो गहरा होता है। जब ये कम मात्रा में रिलीज होता है तो त्वचा का रंग क्या रहता है भाई? हल्का रहता है। ठीक है, तो ये त्वचा के रंग के निर्धारण में सहायक है। चलिए फिर बात करते हैं पश्चपाली। पश्चपाली यानी पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब की अगर हम बात करें तो इसके द्वारा जो है दो प्रकार के हार्मोन जो है उनका स्त्रावन किया जाता है, सेक्रेशन किया जाता है। यानी वो दोनों हार्मोन यहाँ नहीं बनेंगे, है ना। भाई ये जो पश्चपाली है के द्वारा एक तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन इसका सेक्रेशन किया जाता है। और एक वैसोप्रेसिन हार्मोन जिसे एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। इन दो हार्मोन का सेक्रेशन जो है पश्चपाली यानी पोस्टीरियर लोब से होता है। इसका इन दोनों हार्मोन का सिर्फ स्त्रावन पश्चपाली करती है, बाकी इन दोनों हार्मोन का निर्माण जो है वो हाइपोथैलेमस में होता है। कहाँ होता है भाई? हाइपोथैलेमस में होता है। तो ये हमें याद रखना है थोड़ा सा कि भाई ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन हार्मोन का निर्माण तो हाइपोथैलेमस में होता है, लेकिन इनका सेक्रेशन, इनका स्त्रावन कौन करता है? वो करती है पश्चपाली, पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली। चलिए, तो पश्चपाली में किसी हार्मोन का निर्माण या संश्लेषण नहीं होता है, लेकिन यहाँ से हाइपोथैलेमस से निर्मित दो हार्मोन का स्रवण होता है यानी सेक्रेशन होता है, जो कि इस प्रकार से है। एक है ऑक्सीटोसिन हार्मोन और एक है वैसोप्रेसिन हार्मोन जिसे एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन को जो है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या कहलाता करता कार्य करता है भाई? जब प्रेग्नेंट लेडी, जब उसकी प्रेगनेंसी होने वाली होती है, जब उसे लीवर पेन स्टार्ट होते हैं, तो लीवर पेन स्टार्ट होना वो भी किसके कारण है भाई? ऑक्सीटोसिन के कारण है। लीवर पेन सॉरी, जो गर्भाशय का मतलब जब कोई लेडीज प्रेग्नेंट है जिसने गर्भ धारण कर रखा है और जब शिशु जन्म होने वाला है उस समय
गर्भाशय में जो संकुचन होता है और उस संकुचन के कारण जो पेन होता है, लेबर पेन, सॉरी लीवर पेन नहीं, लेबर पेन, ठीक है। तो जो लेबर पेन होते हैं वो लेबर पेन होने का कारण कौन है भाई, किस हार्मोन के रिलीज होने पर वो लेबर पेन स्टार्ट होते हैं, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के रिलीज होने पर वो लेबर पेन स्टार्ट होते हैं। और ये लेबर पेन स्टार्ट होना, मतलब ये लेबर पेन होना एक महिला के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि उसी से ही होता है कि शिशु जन्म जो है वो मतलब सरलता से हो जाता है। अब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, जो गर्भाशय की दीवारें हैं उनमें संकुचन पैदा करता है, ताकि जो बच्चा है वो मतलब गर्भाशय से क्या हो जाए, बाहर निकलने लग जाए ना, उसका जन्म जो है वो सरल तरीके से हो जाए। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है गर्भावधि पूर्ण होने पर बच्चे के जन्म में सहायक होता है, ठीक है। तो इसको जो है गर्भाशय का हार्मोन भी कहते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। दूसरी बात, पहले जो हमने कल पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से एक हार्मोन रिलीज हुआ था, और जिससे क्या हो रहा था कि दुग्ध का, स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का मतलब क्या करवा रहे थे भाई, मतलब जो दुग्ध है, ग्रंथियां, उसमें दुग्ध का निर्माण किया जा रहा था, है ना। तो मिल्क का निर्माण या दूध का निर्माण करा तो किसी और हार्मोन के कारण है, लेकिन उनको उन ग्रंथियों से बाहर निकालना यानी दुग्ध का स्त्रवण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण। तो शिशु के जन्म के बाद में माता के शरीर से जो स्तन ग्रंथियों में संकुचन प्रेरित होता है, और उसके बाद में दुग्ध का स्त्रवण होता है, मिल्क का सेक्रेशन होता है, तो ये वो किसके कारण होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए कि भाई दूध का निर्माण, स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का निर्माण तो कौन सा हार्मोन कर रहा था, तो दुग्ध का निर्माण तो आपने जो कल पढ़े थे भाई, एक तो हमने पढ़ा था सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, एक हमने पढ़ा था एससीटीएच हार्मोन जो एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है, और उसके बाद में हमने पढ़े थे गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो एफएसएच यानी कि फॉलिकल प्रेरिक पुट्टिका हार्मोन, और एक ल्यूटिनाइजिनिक हार्मोन, ठीक है। तो क्या इनमें से कोई हार्मोन था जो दूध का निर्माण करता है, बिल्कुल नहीं। इसके अलावा एक हमने हार्मोन पढ़ा था ल्यूटियोट्रोपिन हार्मोन, जिसे हमने मातृत्व का हार्मोन भी कहा था। क्या कहा था भाई, मातृत्व का हार्मोन। तो यहाँ पर ध्यान रखना, दुग्ध का निर्माण, दुग्ध का निर्माण स्तन ग्रंथियों में, दुग्ध का निर्माण स्तन ग्रंथियों में किसके कारण होता है, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन के कारण, ल्यूटियोट्रोपिक यानी एलएच हार्मोन के कारण, जिसे हम मेमोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेमोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं, और मातृत्व का हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके कारण तो दुग्ध का निर्माण हो रहा है, लेकिन दुग्ध का सेक्रेशन यानी दुग्ध का स्त्रावन, दुग्ध का स्त्रावन किसके कारण होता है, वो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण। किसके कारण भाई, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण। चलिए, तो यहाँ पर देखो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिसका निर्माण तो होता है कहाँ पर, हाइपोथैलेमस में, और इसका स्त्रावन या इसका सेक्रेशन कौन करता है, पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली के द्वारा इसका स्त्रावन या सेक्रेशन होता है। ये हार्मोन गर्भा अवधि पूर्ण हो जाने पर गर्भाशय में तीव्र संकुचन को प्रेरित करता है, जिससे बच्चे को जन्म लेने में आसानी रहती है। तो जब गर्भाशय में तीव्र संकुचन होता है तो महिला को लेबर पेन होते हैं, और लेबर पेन होता है तो वो संकेत मिलता है कि बच्चे का जन्म होने वाला है, ठीक है। ये हार्मोन शिशु जन्म के बाद माता के शरीर में स्तन ग्रंथियों के संकुचन को भी प्रेरित करता है, जिससे दुग्ध स्त्रवण को प्रेरित करता है, ठीक है। और इसे लव हार्मोन भी कहते हैं, प्यार का हार्मोन भी कहते हैं। एक माता का अपने बच्चे के प्रति प्रेम जो होता है वो इसी के कारण होता है, तो इसको लव हार्मोन या प्यार का हार्मोन भी कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, और नेक्स्ट देखिएगा वेसोप्रेसिन हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। पहली चीज तो कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, यानी कि ये हमारे शरीर के अंदर जल के अवशोषण का क्या करेगा, जल के अवशोषण को बढ़ाएगा, और जो यूरिन की जो आयतन है उसको क्या करेगा, घटाएगा। भाई अगर आपके शरीर के अंदर जल का अवशोषण नहीं हो तो मूत्र की मात्रा बढ़ जाएगी, तो मूत्र के मात्रा या मूत्र का आयतन सही रहे उसके लिए ये एडीएच हार्मोन होना हमारे शरीर में जरूरी है। और ये एडीएच हार्मोन करेगा क्या, अगर मैं बात करूं तो हमारे शरीर के अंदर ये जल का जो अवशोषण करेगा, ये अवशोषण करेगा किसके लिए भाई, ये क्या करेगा, वृक्क की नलिकाओं से जल का अवशोषण करेगा। तो इसी कारण से इसको क्या कहते हैं भाई, वेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं। और दूसरी बात, इससे क्या होता है कि ये रक्त की नलिकाओं में भी संकुचन को प्रेरित करता है। जब ये रक्त की नलिकाओं में संकुचन को प्रेरित करता है तो बीपी बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, बीपी बढ़ जाती है, यानी रक्तदाब नियंत्रित रहता है ना। तो रक्तदाब यानी रक्त की नलिकाओं में संकुचन पैदा करता है, तो इसको वेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेसोप्रेसिन हार्मोन। इसका नाम ही इसलिए रखा गया है कि रक्त की नलिकाओं में संकुचन उत्पन्न करता है। तो देखो यहाँ पे कि वेसोप्रेसिन हार्मोन, एडीएच हार्मोन जिसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, ये मूत्ररोधी हार्मोन है, क्योंकि ये हार्मोन वृक्क या नेफ्रॉन पर कार्य करता है, तथा जल के पुनः अवशोषण रिबो क्या बोलते हैं,
जल का पुनः अवशोषण करेगा, रीऑब्जर्वेशन करेगा, तो मूत्र की मात्रा क्या हो जाएगी भाई, मूत्र का आयतन जो है उसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अगर जल का अवशोषण नहीं होता है तो मूत्र का आयतन बढ़ता है, और अगर जल का अवशोषण हो गया है तो मूत्र का आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसकी कमी से मूत्र का आयतन बढ़ जाता है। भाई जब एडीएच हार्मोन सही तरीके से हमारे शरीर के अंदर कार्य नहीं करेगा, क्या होगा, जल का अवशोषण पूर्ण रूप से नहीं होगा, और जब जल का अवशोषण नहीं होगा तो जल शरीर से बाहर त्यागा जाएगा, तो उस समय क्या होगा भाई, मूत्र का मात्रा बढ़ जाएगी, मूत्र का आयतन बढ़ जाएगा। सामान्यतः मनुष्य क्या करता है, 1 से 1.5 लीटर मूत्र का त्याग जो है शरीर से बाहर करता है ना, तो उस आयतन की मात्रा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ऐसे में व्यक्ति को परेशानी होगी, उसे बार बार ये रहेगा कि मुझे जो है यूरिन पास करना है ना, उसकी एक शंका ही बनी रहेगी। तो यहाँ पर इसकी कमी से मूत्र का आयतन बढ़ जाता है। इसे मूत्र में यानी डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये है डायबिटीज इंसिपिडस, जिसमें इस रोग को मूत्र में रोग भी कहते हैं, जिसमें मूत्र का आयतन बढ़ जाता है, यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है। और ऐसा किसके कारण होता है, जब एडीएच हार्मोन की कमी हमारे शरीर के अंदर होती है। एडीएच हार्मोन की कमी से हमारे शरीर के अंदर जल का पुनः अवशोषण नहीं होगा, और पुनः अवशोषण नहीं होगा तो मूत्र का आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ये रोग क्या कहलाएगा, मूत्र में, जिसे कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। और एक होता है डायबिटीज मेलिटस। क्या होता है भाई, डायबिटीज मेलिटस, ठीक है, क्योंकि होता है इंसुलिन हार्मोन के कारण। भाई वो जो आपने सुना है ना, मधुमेह रोग, जिसमें मूत्र के अंदर जो है शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, शुगर लेवल बढ़ जाता है। यूरिन में जब शुगर लेवल बढ़ जाता है, यानी मूत्र में जब शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, उनसे होने वाला रोग कौन सा है, मधुमेह। कौन सा रोग है भाई, मधुमेह, जिसे कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस जो इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है, जिसे मधुमेह रोग कहा जाता है, जिसमें जिसके के कारण मूत्र में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। और ये कौन सा है, ये है मूत्रमय रोग, जिसे डायबिटीज इंसिपिडस कहेंगे। और ये डायबिटीज इंसिपिडस जो है मूत्र के आयतन को क्या करता है, मतलब मूत्र के आयतन बढ़ जाता है, वो रोग कहलाता है मूत्रमय या डायबिटीज इंसिपिडस। क्लियर हुआ यहाँ पे, चलिए अब आगे देखो। ये हार्मोन रक्त नलिकाओं में संकुचन प्रेरित करता है ना, जो रक्त वेसल्स होती है हमारी, तो ब्लड वेसल्स के अंदर ये संकुचन पैदा करता है, तो ब्लड वेसल्स में संकुचन पैदा करता है, इसी कारण से इसको वेसोप्रेसिन कहते हैं। भाई प्रेशर डाल रहा है ना, प्रेशर डाल रहा है, जिससे क्या होता है, रक्त दाब नियमित करता है, यानी बीपी जो है वो कंट्रोल रहती है। अगर इस एडीएच हार्मोन में कमी आ जाएगी तो रक्तदाब क्या हो सकता है, घट सकता है, और ये बढ़ जाए तो इससे क्या हो जाएगा, रक्तदाब बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये रक्तदाब को यानी वीपी को कंट्रोल करने का कार्य भी करता है, रक्त नलिकाओं में संकुचन को प्रेरित करके, तो वेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, एंटी डायूरेटिक क्यों कहा गया वो आप समझ ही गए होंगे। आगे बढ़ो, तो यहाँ पर ये जो है पीयूष ग्रंथि के पश्चपाली के द्वारा 2 हार्मोन रिलीज किए गए, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन हार्मोन। अब देखो, यदि शिशु के विकास के दौरान पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली नष्ट हो जाए, भाई अगर देखो, अगर ये वेसोप्रेसिन हार्मोन है ना, अगर इसने क्या किया कि मात्रा अगर अधिक बढ़ गई, की मात्रा अगर अधिक बढ़ जाएगी तो रक्त नलिकाओं में ज्यादा संकुचन हो जाएगा, और ऐसे में जो है प्रेशर पड़ेगा तो बीपी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। उस दौरान क्या होता है कि अगर ये बीपी हाई हो जाती है, तो उस समय जो मतलब महिला ने गर्भ धारण कर रखा है, उसके गर्भाशय में जो शिशु है वो उसका विकास क्या हो जाएगा, उस समय उसके शरीर में पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली नष्ट हो जाएगी, तो बच्चे का विकास प्रभावित होगा। सीने की अस्थियां मोटी होने से कुबड़ का विकास हो जाएगा, त्वचा पर झुर्रियां आ जाएगी, एवं शिशु अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। इसे कहते हैं साइमंड का रोग। क्या कहते हैं भाई, साइमंड का रोग। अब ये भी आपको याद रखना है कि ये साइमंड का रोग किस किस हार्मोन की कमी या अधिकता से होता है, तो ये होता है वेसोप्रेसिन हार्मोन या एडीएच हार्मोन की कमी या अधिकता से होता है। फिर बढ़ जाएगा तब बीपी हाई हो जाएगी, और घट जाएगा तो बीपी लो हो जाएगी। तो दोनों ही सिचुएशन में क्या हो सकता है कि गर्भावस्था में पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली नष्ट हो जाएगी। अग्रपाली नष्ट हो जाएगी तो इससे रिलीज होने वाले हार्मोन भी नहीं मिलेंगे, तो इसमें अगर हम बात करें तो बच्चे का विकास सही ढंग से नहीं हो पाएगा। क्लियर हुआ यहाँ पे, चलिए यहाँ पर जो है ये पीयूष ग्रंथि कंप्लीट हुई। सबसे बड़ी ग्रंथि मतलब अगर आपसे पूछे कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। लेकिन सब सर्वाधिक हार्मोन रिलीज करने वाली ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे ज्यादा हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही रिलीज किए जाते हैं। लगभग 9 प्रकार के हार्मोन इसके द्वारा रिलीज किए जाते हैं। एक बार यहाँ देख ही लेते हैं कि कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने बात करी थी एसटीएच हार्मोन, यानी कि ये था
इसको ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, इसे सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। एसटीएच मतलब सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, जो शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए सहायक है, ठीक है। तो इसे ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था टीएसएच हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड ग्रंथि को प्रेरित करता है। फिर हमने पढ़ा एसीटीएच हार्मोन, एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग को प्रेरित करता है। फिर हमने पढ़े दो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जिसमें हमने पढ़ा एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रेरक पुट्टिका हार्मोन, और एक अपन ने पढ़ा एलएस जो कि था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, जिनका कार्य नर और मादा दोनों में अलग अलग है। फिर हमने पढ़ा ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन जिसे हम मातृत्व का हार्मोन या मेमोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा मध्यपाली से रिलीज होने वाला एमएसएच हार्मोन, मिलेनोसाइट हार्मोन, जो कि त्वचा का रंग निर्धारित करता है। और उसके बाद में हमने पढ़े हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन, को हम लव हार्मोन भी कहते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। और एक हमने पढ़ा है यहाँ पर वेसोप्रेसिन या एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो लगभग ये 8 से 9 प्रकार के हार्मोन जो है वो अकेले पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही रिलीज किए जाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? चलिए अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थायराइड ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में भाई? थायराइड ग्रंथि के बारे में। सबसे पहली चीज, जो ये थायराइड ग्रंथि है ये कहाँ स्थित, तो देखो यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाकर आपको पहले समझाती हूँ कि कौन कौन सी ग्रंथियाँ कहाँ कहाँ स्थित होती हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट अपना जब क्लियर रहेगा तो जब जब जैसे जैसे ग्रंथि पढ़ेंगे वो आपको ध्यान में रहेगा। सबसे पहले हम बात करें मस्तिष्क की, तो मस्तिष्क में दो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ रहती है। एक रहती है पीयूष ग्रंथि, एक तो रहती है पीयूष ग्रंथि जो हाइपोथैलेमस के आधार तल पर स्थित होती है, और एक होती है पीनियल ग्रंथि। एक होती है पीनियल ग्रंथि जो एपिथैलेमस से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? एपिथैलेमस से जुड़ी होती है। पीनियल ग्रंथि जो एपिथैलेमस से जुड़ी है और पीयूष ग्रंथि जो हाइपोथैलेमस से जुड़ी है। तो ये दो प्रकार की ग्रंथियां ये तो हमारे रहती है मस्तिष्क। चलिए फिर बात करें गले की, तो गले में भी दो ग्रंथियां होती है। गले में एक एच आकार की ग्रंथि होती है जो हमारे स्वर यंत्र यानी हमारे कंठ के पास में स्थित होती है, ठीक है। इसे कहते हैं थायराइड ग्रंथि। क्या कहते हैं भाई? थायराइड ग्रंथि। इस थायराइड ग्रंथि पर ही छोटे छोटे 4 से 5 दानों की आकृति जैसी है ना, छोटे छोटे दानों जैसी आकृति की 4 से 5 की संख्या में होती है पैराथायराइड ग्रंथि। तो गले में कितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां हो गई? गले में 2 अंतःस्रावी ग्रंथियां हो गई, पैराथायराइड ग्रंथि। ग्रंथि भाई पैराथायराइड और थायराइड ग्रंथि। ऐसे ही हम अगर आगे चले तो आगे बात करें हृदय के पास, हमारे हार्ट के पास में, यानी हम कहते हैं सीने के बिल्कुल बीचों बीच, सीने के बिल्कुल बीचों बीच होती है थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि भाई? थाइमस ग्रंथि होती है। फिर आगे बात करें, एक होती है हमारी थाइमस, थायराइड पैराथायराइड हो गई, थाइमस ग्रंथि हो गई। और अब हमारी जो है एक होती है एड्रिनल ग्रंथि। ये एड्रिनल ग्रंथि होती है दोनों किडनी के ऊपर यानी दोनों वृक्क के ऊपर होती है हमारी कौन सी ग्रंथि? एड्रिनल ग्रंथि। ये आपकी सारी क्या हो गई? अंतःस्रावी ग्रंथियां। और ये कहाँ कहाँ स्थित है ये मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। मस्तिष्क में 2 अंतःस्रावी ग्रंथियां पीनियल एंड पीयूष, गले में 2 अंतःस्रावी ग्रंथियां थायराइड एंड पैराथायराइड, चेस्ट के पास में बिल्कुल बीचों बीच जो कि रीढ़ की हड्डी में चली जाती है बाद में, वो है थाइमस ग्रंथि, और वृक्क के ऊपर दोनों ओर एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है। इस तरीके से स्थित है हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो अब हम बात कर रहे हैं थायराइड ग्रंथि की। तो देखो ये जो थायराइड ग्रंथि है, ये थायराइड ग्रंथि मनुष्य के अंदर गले में यानी गर्दन में स्थित होती है। और गले में जो हमारा स्वर यंत्र होता है, हमारा कंठ जो होता है, हमारे लैरिंग्स जिसको कहते हैं, लैरिंग्स यानी स्वर यंत्र या कंठ है ना, लैरिंग्स के बिल्कुल चारों ओर स्थित होती है। और ये होती किस आकार की है? एच आकार की होती है। तो पहले तो थायराइड ग्रंथि गले में स्थित है और किस आकृति की होती है? एच आकार की होती है। फिर दूसरी बात करें कि इसी थायराइड ग्रंथि के ऊपर जो है छोटे छोटे दानों के समान, जिसकी संख्या 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है ना, ये होती है पैराथायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि भाई? पैराथायराइड ग्रंथि। पहली चीज ये क्लियर हो गई आपकी कि भाई थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है। तो देखो यहाँ पे मानव शरीर की, और एक चीज और कि अगर आपसे सबसे छोटी ग्रंथि पूछे, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि तो कौन सी हो गई? पीयूष ग्रंथि। लेकिन आपसे पूछे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि भाई? थायराइड ग्रंथि, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर आगे बात करें तो सबसे पहले कि ये जो है अब थायराइड ग्रंथि के द्वारा कौन कौन से हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। तो देखो यहाँ पर आप एक हेडिंग लगा लीजिएगा, यहीं से थायराइड ग्रंथि का मैटर स्टार्ट है, ठीक है। आगे तो हम इसके हार्मोन्स पढ़ेंगे।
थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो कि गले में स्वर यंत्र या लैरिंग्स लैरिंग्स के पास स्थित होती है और ये एच आकार की होती है। कैसे आकार की? एच आकार की। एकमात्र अंतःस्रावी ग्रंथि, भाई ये ग्रंथि ऐसी है, देखो बाकी सारी ग्रंथियों की हम बात करें, जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां है, उसका काम क्या है के द्वारा हार्मोन रिलीज किया जाएगा और उनके हार्मोन जो है अपने टारगेट प्लेस पे पहुंचकर उनका कार्य करेंगे, कार्य करके और तुरंत नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, उनका यही काम है ना, टारगेट प्लेस पे पहुंचे और अपना कार्य किया और कार्य मतलब हार्मोन जो है वो नष्ट हो जाते हैं। कार्य करने के बाद में हार्मोन, सभी हार्मोन जो है कार्य करने के बाद समाप्त हो जाते हैं। लेकिन हमारे शरीर के अंदर एक ग्रंथि ऐसी है जो अपने हार्मोन्स को 2 से 3-4 महीने तक स्टोर करके रख भी सकती है, मतलब उनका काम हो जाए उसके बाद भी जो है अपने हार्मोन को स्टोर करके रख सकती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होता है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानव शरीर में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा अपने हार्मोन को 2 से 3-4 महीने तक स्टोर करके रखा जा सकता है। तो वो है आपकी थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है भाई? थायराइड ग्रंथि। तो एकमात्र अंतःस्रावी ग्रंथि जो अपने हार्मोन्स को लगभग 2 महीने तक संग्रहित करके रख सकती है। ठीक है, अब देखो थायराइड ग्रंथि की हम बात करें तो थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो है 2 प्रकार के हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। 2 प्रकार के हार्मोन रिलीज करूं, रिलीज की बात करें तो देखो सबसे पहले इस थायराइड ग्रंथि में कुछ थायराइड पुट्टिकाएं होती है जिनके द्वारा थायराइड हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। के द्वारा कौन से हार्मोन रिलीज किए जाते हैं? थायराइड हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। अब थायराइड हार्मोन कौन कौन से हैं? तो जो थायराइड हार्मोन की जब बात आती है तो आपको याद रखना थायराइड हार्मोन 2 ही प्रकार के होते हैं। वो थायराइड हार्मोन की अगर मैं बात करूं तो एक तो होता है T3 हार्मोन। कौन सा हार्मोन? T3 हार्मोन। ये टी का मतलब क्या है? तो ये थायराइड ग्रंथि क्या करती है? इसके लिए आयोडीन का होना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में जो आयोडीन तत्व होता है वो इस थायराइड ग्रंथि के विकास में सहायक है ना। तो यहाँ पर ये जो T3 हार्मोन लिखा हुआ है इसका मतलब है आयोडीन के 3 अणु। कितने भाई? आयोडीन के 3 अणु। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं टेट्रा। क्या कहते हैं भाई? सॉरी, ट्राई। इसको हम क्या कहेंगे? ट्राई। इसका नाम भी यही होगा, देखो, ट्राई आयोडो। ट्राई आयोडो। यहाँ पर भाई आयोडीन के 3 अणु है, इसका नाम भी क्या है? ट्राई आयोडो थायरोमीन। ट्राई आयोडो थायरोनीन। ट्राई आयोडो थायरोनीन यानी कि आयोडीन के 3 अणुओं से मिलकर बना हार्मोन है T3 हार्मोन। कौन सा हार्मोन भाई? T3 हार्मोन। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो एक हार्मोन रिलीज होता है T4 के नाम से। क्या? T4। ये T4 क्या है? T4 का मतलब है यहाँ आयोडीन के 4 अणु होंगे। कितने? इस आयोडीन के 4 अणुओं से मिलकर बना हार्मोन कौन सा है? वो है टेट्रा आयोडीन थायरोनीन। टेट्रा आयोडीन थायरोनीन हार्मोन। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब इसमें भी एक चीज ध्यान रखना, जो ये T3 हार्मोन है वो इस थायराइड ग्रंथि के द्वारा 20%, मतलब 20% ही रिलीज किया जाता है। मतलब 20% तो ये हार्मोन काम करेगा हमारे शरीर के अंदर और 80% लगभग होता है कौन सा हार्मोन? टेट्रा आयोडो थायरोनिन हार्मोन। क्लियर हो गई ये? चलिए, अब ये जो हार्मोन है इसमें भी ये जो T4 वाला हार्मोन है, इस हार्मोन को थायराऑक्सिन हार्मोन भी कहा जाता है। इसी हार्मोन को क्या कहा जाता है? थायराऑक्सिन हार्मोन भी कहा जाता है। 3T4 हार्मोन को थायराऑक्सिन हार्मोन भी कहा जाता है। तो याद रखना कि जो ये थायराइड ग्रंथि है इसकी जो थायराइड पुट्टिकाएं होती है उसके द्वारा जो हार्मोन रिलीज होते हैं उन्हें कहते हैं थायराइड हार्मोन। क्या कहते हैं? थायराइड हार्मोन। और थायराइड हार्मोन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो होता है T3 जिसमें आयोडीन के 3 अणुओं से मिलकर यह हार्मोन बना है, जो थायराइड ग्रंथि के द्वारा 20% ही रिलीज किया जाता है, वो है T3 हार्मोन जिसे कहते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन। और एक होता है T4 हार्मोन जिसे थायरॉक्सिन हार्मोन भी कहेंगे और इसका पूर्ण नाम क्या होता है? टेट्रा आयोडोथायरोनिन हार्मोन, जो कि 80% रिलीज किया जाता है। क्लियर हो गया ये बात? चलिए, अब यहाँ पर आगे देखो, जो ये थायराइड ग्रंथि है इसके द्वारा जो है थायरोकैल्सिटोनिन नामक हार्मोन भी रिलीज किया जाता है इसकी सी सेल के द्वारा। कौन सी सेल के द्वारा? इसकी सी सेल के द्वारा। ये जो थायराइड ग्रंथि है इसमें कुछ कोशिकाएं पाई जाती है, उसमें भी जो सी सेल है, सी नाम की जो कोशिकाएं हैं उनके द्वारा थायरोकैल्सिटोनिन, कौन सा भाई? थायरोकैल्सिटोनिन नामक हार्मोन रिलीज किया जाता है। ये हार्मोन क्या करता है भाई? नाम से पता चल रहा है कैल्सिटोनिन, तो शरीर में कैल्शियम की मात्रा का नियमन करता है। यानी कि एक बात करूं मैं तो शरीर में कैल्शियम की मात्रा का नियमन करता है, अर्थात अतिरिक्त कैल्शियम की मात्रा को हटाता है। अतिरिक्त कैल्शियम की मात्रा को हटाता है। तो अतिरिक्त कैल्शियम की मात्रा को हटाने का कार्य किसका है भाई? थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का कार्य है। तो मात्रा को हटाता है।
क्लियर हुई ये बात? चलिए अब देखो, सबसे पहले हम कि भाई हमने ये तो पता कर लिया कि थायराइड हार्मोन के थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो है दो प्रकार के हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। एक तो थायराइड हार्मोन जो कि T3 T4 है, और एक थायरोकैल्सिटोसिन हार्मोन। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम देखते हैं T3 और T4 के कार्य हमारे शरीर में क्या है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, थायराइड हार्मोन। ये हार्मोन हमारी जो उपापचयी क्रियाएं होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है, भाई मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है ध्यान से समझना कि ये मानव शरीर का, इस मानव शरीर के पेट में भोजन आया, अब ये भोजन आया, इस भोजन का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीकरण होने से इस भोजन में से कुछ भोजन का तो ऑक्सीकरण हो जाएगा, और उसके ऑक्सीकरण से क्या होगी, ऊर्जा रिलीज होगी। और ये ऊर्जा जो है हमें कहाँ मिलती है, हमारे शरीर के अंगों को एनर्जी मिलती है। ठीक है, इस ऊर्जा का उपयोग हमारे शरीर के सभी अंग कर लेंगे। पर जो भोजन है जिसका ऑक्सीकरण नहीं हुआ, वो भोजन फिर कहाँ गया, वो भोजन जाके स्टोर हो जाता है हमारे यकृत में। कहाँ स्टोर होता है, यकृत में। और यकृत में ये स्टोर किस रूप में होता है भाई, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। जिस भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होता है, वो भोजन यकृत में जाके स्टोर होता है ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में भाई, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो अब जब ये भोजन, मान लो कि अगर ये थायराइड हार्मोन है, अगर ये सही ढंग से कार्य नहीं करे, तो हमारी ये उपापचयी क्रियाएं, हमारी ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सही ढंग से नहीं होगी। और जब ये मेटाबॉलिक रिएक्शन सही ढंग से नहीं होगा, तो इसका मतलब भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। और भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा तो भोजन क्या करेगा भाई, स्टोर ही होता जाएगा। तो स्टोर होता जाएगा तो ऐसे में व्यक्ति का पेट बढ़ जाता है, व्यक्ति मोटा हो जाता है। और आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति है जो बहुत कम खाना खाता है, लेकिन फिर भी वो क्या है, मोटा है। उसका क्या रीज़न हो सकता है, उसका ये रीज़न हो सकता है कि भाई उसकी जो थायराइड हार्मोन है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होता है, तो वो जो भी खाता है उसके भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होता है, तो वो भोजन उसके शरीर में स्टोर होता रहता है, और वो क्या होता है, मोटा हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति को आपने देखा भी होगा कि वो बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं, क्योंकि उनको ऊर्जा तो मिली नहीं, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हुआ, तो उनको एनर्जी नहीं मिली, तो वो ऐसे व्यक्ति आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, और इसके अपोजिट अगर मैं बात करूं, तो एक ऐसे व्यक्ति को भी आपने देखा होगा जो खूब मतलब भोजन फुल खाता है, जो खाना अच्छे से खाता है, प्रॉपर रूप से खाना खाता है, उसकी डाइट बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर भी वो पतला रहता है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या होगा, उसके पीछे का रीज़न हम मान सकते हैं कि भाई उसके शरीर में भोजन तो आया, और उसका जितना भी भोजन आया उस सारे भोजन का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। मतलब कोई भी भोजन ऐसा नहीं बचा जो कि स्टोर हो सके उसके यकृत में जाके ग्लाइकोजन के रूप में। तो यहाँ पर संपूर्ण भोजन का ऑक्सीकरण हो गया, तो ऑक्सीकरण होने से उसको एनर्जी तो फुल मिल गई, लेकिन भोजन स्टोर नहीं हुआ तो उसकी हेल्थ नहीं बन रही है। तो वो खाता बहुत सारा है लेकिन फिर भी उसकी हेल्थ नहीं बनती है, तो उसका कारण भी क्या हो सकता है, ये थायराइड हार्मोन। अगर ये थायराइड हार्मोन सही ढंग से कार्य नहीं करेंगे तो हमारी उपापचयी क्रियाएं, हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शन, उन पे प्रभाव पड़ेगा, और ज़्यादा खाने खाने वाला व्यक्ति भी जो है वो पतला रह सकता है, और कम खाना खाने वाला व्यक्ति भी मोटा हो सकता है। उसका कारण होता है ये मेटाबॉलिक रिएक्शन, और जो कि किससे प्रभावित होती है, इन थायराइड हार्मोन T3 और T4 से प्रभावित होती है। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, ये हार्मोन हमारी उपापचयी क्रियाएं यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को प्रेरित करते हैं तथा शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रेरित करते हैं। तो मैंने बताया ना कि कोई भी व्यक्ति है, अगर उसका आधा भोजन ऑक्सीकृत हो गया तो उसको एनर्जी मिल गई, और आधा भोजन उसका स्टोर हो गया तो उसकी हेल्थ भी बन गई। तो ये हमारे वृद्धि और विकास को प्रेरित करते हैं। आगे देखो, आगे बात करें, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है, ये देखो थायराइड ग्रंथि, ये थायराइड ग्रंथि का, ये देखो ये रही थायराइड ग्रंथि। अगर आप इसको देखोगे तो एज लाइक ये H अल्फाबेट का जैसी इसका शेप दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना भाई, ये H अल्फाबेट जैसा इसका शेप दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे जो है वो भाई क्या है, हमारे लैरिंग्स है, हमारे स्वर यंत्र है, कंठ है, उसके चारों ओर ही ये क्या होती है, ये हमारी थायराइड ग्रंथि होती है। चलिए आगे बढ़ो, आगे देखो कि भाई ये T3 T4 का एक कार्य तो हो गया कि हमारे शरीर में शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए होते हैं, साथ ही साथ ये शारीरिक तापमान एवं हृदय की धड़कन का नियमन भी करते हैं। भाई हृदय की धड़कन का नियमन भी करते हैं शारीरिक तापमान, क्योंकि देखो हृदय की धड़कन की अगर मैं बात करूं तो कुछ लवण या कुछ सोल्ट हमारे शरीर में होना बहुत जरूरी है ना। जैसे कि हृदय की धड़कन के लिए हम बात करें तो सोडियम लवण बहुत ज्यादा जरूरी है, पोटेशियम लवण भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सोडियम लवण हमारे शरीर को मिलेगा किससे, हमारे शरीर को मिलेगा नमक से, NaCl से। किससे मिलेगा भाई, NaCl से। ठीक है, और NaCl अगर हमारे शरीर में सही है, नमक हमारे शरीर में सही है, तो इसका मतलब आयोडीन की मात्रा भी हमारे शरीर में क्या है, सही है। ठीक है, और आयोडीन की मात्रा अगर हमारे शरीर में सही है तो इसका मतलब थायराइड ग्रंथि एकदम से स्वस्थ है। और थायराइड ग्रंथि अगर स्वस्थ है तो वो हमारे शरीर के तापमान और हमारे हृदय की धड़कन का नियमन करती है।
आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति को पसीना आता है तो उस पसीने के साथ भी कुछ लवण निकलते हैं। वो लवण भी कौन से होते हैं भाई? ये सोडियम लवण ही होते हैं, ठीक है। मूत्र की मात्रा के साथ भी कुछ लवण निकल जाते हैं, वो भी कौन से होते हैं? सोडियम लवण ही होते हैं। तो ये लवण हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ये सॉल्ट हमारे शरीर में होना बहुत ज़रूरी है। और इस सॉल्ट का हमारे शरीर में कैसे रहेगी, इसकी मात्रा कैसे नियमित रहेगी? जब थायराइड ग्रंथि स्वस्थ रहेगी और थायराइड ग्रंथि से रिलीज होने वाले थायराइड हार्मोन जो है वो प्रॉपर रूप से अपना कार्य करेंगे। चलिए आगे बात करें, ये वृद्धि हार्मोन जो है मानसिक विकास को भी प्रेरित करते हैं। बिल्कुल करते हैं जी, मानसिक विकास को भी प्रेरित करते हैं। अब मानसिक विकास को प्रेरित कैसे करेंगे कि जब ये वृद्धि हार्मोन के दौरान, वृद्धि हार्मोन जब है ना, ग्रोथ हार्मोन, पीयूष ग्रंथि का जो ग्रोथ हार्मोन है, जब वो उसके द्वारा जब शरीर की वृद्धि हो रही है उस समय यह हार्मोन भी क्या करते हैं? सहायता करते हैं। भाई सहायता कैसे करते हैं? अभी तो मैंने बताया कि अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शन, हमारी उपापचयी क्रियाओं पे नियंत्रण करते हैं। तो जब हमारे शरीर का वृद्धि और विकास हो रहा है तो ये दोनों हार्मोन जो है कोऑर्डिनेशन करके, समन्वय करके अपना कार्य करते हैं। इससे क्या होता है? मानसिक विकास भी प्रेरित होता है। अब ऐसे में अगर थायराइड ग्रंथि को किसी प्रकार से नुकसान पहुंच गया, थायराइड ग्रंथि ने अगर अपना कार्य सही ढंग से नहीं करा, तो फिर व्यक्ति का मानसिक विकास क्या हो सकता है? कम रह सकता है। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बात करें। तो क्या ये थायराइड हार्मोन केवल और केवल, या ये थायरॉक्सिन हार्मोन, ये थायरॉक्सिन हार्मोन केवल और केवल क्या मनुष्य में ही कार्य करते हैं? जी नहीं, कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिनके अंदर भी ये थायरॉक्सिन हार्मोन होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं बात करूं मेंढक की, तो मेंढक का जब छोटा, मेंढक का जो लार्वा होता है जिसे कहते हैं टेडपोल लार्वा, यानी उसकी जो मेंढक की जो शिशु अवस्था होती है वो कहलाती है टेडपोल लार्वा। उस टेडपोल लार्वा से एक बड़ा मेंढक बनना, यानी एक वयस्क मेंढक बनना, उसके लिए भी आवश्यक है ये थायरॉक्सिन हार्मोन। अगर ये थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं होगा तो जो टेडपोल लार्वा है वो टेडपोल लार्वा के रूप में ही रह जाएंगे, वो कभी भी वयस्क मेंढक नहीं बनेंगे। एक ऐसे भी समझ सकते हो आप, मान लो कि कोई जलाशय है और वहां पर जो है मेंढक के छोटे छोटे लार्वा है जिन्हें हम टेडपोल लार्वा कहते हैं। अगर उस जलाशय में हम कहीं से थायरॉक्सिन हार्मोन डाल दें तो तुरंत उस जलाशय के अंदर सारे टेडपोल लार्वा किस में परिवर्तित हो जाएंगे? किस में रूपांतरित हो जाएंगे? वयस्क मेंढक में रूपांतरित हो जाएंगे। तो भाई टेडपोल लार्वा को वयस्क मेंढक में रूपांतरित करने के लिए भी थायरॉक्सिन हार्मोन होना बहुत ही आवश्यक है। यानी एक तरीके से इसे समझ लो कि शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए, फिर चाहे जीव कोई सा भी हो, उसके लिए थायराइड ग्रंथि का थायरॉक्सिन हार्मोन होना बहुत आवश्यक है। क्लियर हो गया यहाँ पे? चलिए, तो यहाँ पर अपन ने T3 और T4 जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन कहलाते हैं, थायराइड हार्मोन कहलाते हैं, उनके हमने कार्य देख लिए। अब हम देखते हैं कि ये जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन आप समझ गए होंगे जिसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म होगी, अपचयन और उपचयन, अपचयन और उपचयन की प्रक्रिया होती है। जब अपचयन और उपचयन दोनों की प्रक्रिया एक साथ होती है तो उसको हम कहते हैं उपापचय। क्या कहते हैं? उपापचय। और उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। चलो, अब ये जो थायराइड हार्मोन है, इनके अधिक स्त्रावन यानी इनके लार्ज मात्रा में सेक्रेशन से क्या प्रभाव पड़ेगा? कौन से रोग होंगे? और इसके कम मात्रा में स्त्रावन से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से जानेंगे। और यहीं से भी क्वेश्चंस पुटअप होते हैं कि निम्न में से थायराइड ग्रंथि की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, थायराइड हार्मोन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, उसके अधिकता से होने वाला रोग कौन सा है, तो वो सब कुछ अपन यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं थायराइड हार्मोन के अतिस्रवण। अतिस्रवण यानी कि जब वो अधिक मात्रा में हो जाए। तो जब थायराइड हार्मोन अधिक मात्रा में रिलीज होता है तो पहले तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? पहले तो ये कंडीशन कहलाती है हाइपर। हाइपर यानी ऊपर, ऊपर यानी उच्च है ना, हाइपरथायरोडिज्म, हाइपरथायरोडिज्म कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइपरथायरोडिज्म कहेंगे इसको, ठीक है। चलिए, हाइपरथायरोडिज्म का मतलब है थायराइड हार्मोन का अधिक मात्रा में स्रावन होना। जब थायराइड ग्रंथि का अधिक मात्रा में स्रावन होता है तो हाइपरथायरोडिज्म वाली समस्या हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में कौन कौन से रोग हो सकते हैं? एक होता है पेरी का रोग। कौन सा रोग होता है भाई? पेरी का रोग, ठीक है। ये देखो, ये सारे रोग अलग अलग है। एक रोग होता है पेरी का रोग, एक होता है बेसिडाउ का रोग। क्या होता है? बेसिडाउ का रोग, ठीक है, बेस्डाउ का रोग। और एक होता है एक्सोफाइलेटिक। एक्सोफ्लाइलेटिक नहीं है, यह है एक्सोफ्लैथमिक। यहां इसको करेक्शन करेंगे, यह है एक्सोफ्लैथमिक। एक्सोफ्लैथमिक, ठीक है, एक्सोफ्लैथमिक। चलिए, तो इस प्रकार के रोग हो जाते हैं इसकी अधिक मात्रा में रिलीज होने से। पेरी का रोग, बेसेडाउ का रोग या एक्सोफ्लैथमिक का रोग। और एक रोग और होता है जिसे कहते हैं ग्रेव का रोग। क्या कहते हैं? ग्रेव का रोग।
और एक रोग और होता है जिसे कहते हैं प्लूमर का रोग। क्या कहेंगे? प्लूमर का रोग। तो ये सारे रोग थायराइड हार्मोन के अत्यधिक स्राव के कारण होता है, या हम कहते हैं कि ये हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षण है, ये रोग है ना, पेरी का रोग, बेसेडाउ का रोग, एक्सोफ्लैथमिक ग्रेव रोग, ग्रेव का रोग, प्लूमर का रोग। अच्छा, अब इन रोगों के लक्षण क्या है? लक्षण इनके लगभग सबके समान है, एक रोग को छोड़कर, है ना। तो लक्षण जो पहले जिनके समान है उनको देख लेते हैं। भाई ये जो पेरी का रोग है, बेसेडाउ रोग है, और ये ग्रेव का रोग है, प्लूमर का रोग है, इसके लक्षण क्या है? जब है ना थायराइड हार्मोन की अधिकता होती है तो उपापचयी क्रियाएं भी तेज हो जाती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन भी तेज हो जाती है। तो ऐसे में व्यक्ति को भूख प्यास बहुत तेज लगती है। इन सारे रोगों के एक ही लक्षण है, ध्यान रखना, अच्छे से याद रखना, बस रोगों के नाम याद रखना कि अधिक स्राव से, थायराइड हार्मोन के अधिक स्राव से कौन कौन से रोग होते हैं। लक्षण सबके एक है, बस एक जो है ये एक्सोफ्लैथमिक, ये जो है आंखों से संबंधित रोग है, तो इसको हम थोड़ा साइड में बाद में पढ़ेंगे। तो देखो कि सबसे पहले तो थायराइड हार्मोन का अधिक स्रावन होगा। अधिक स्रावन से सबसे पहले रिएक्ट किस पे होगा? भाई हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शन वो तेज हो जाएगी। जब उपापचयी क्रियाएं तीव्र होगी तो भूख प्यास की अधिकता हो जाएगी। और ऐसे में देखो कि जो T3 और T4 हार्मोन थे वो हमारे शारीरिक तापमान को भी क्या कर रहे थे? कंट्रोल कर रहे थे, है ना। अब अगर इनका अधिक मात्रा में रिलीज होगा तो हमारा शरीर का टेम्परेचर भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। और हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऐसे में पसीने की मात्रा भी क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। पसीने की मात्रा अधिक होगी तो हमारे शरीर से सोल्ट या लवण जो है वो अधिक मात्रा में बाहर निकल जाएंगे। दूसरी बात करूं तो कि ये देखो कि हृदय की धड़कन को भी नियंत्रित कर रहे थे ना, T3 T4 हार्मोन हृदय की धड़कन को भी नियंत्रित कर रहे थे। अब इनकी मात्रा अगर अधिक होगी तो हृदय की धड़कन भी क्या हो जाएगी? तीव्र हो जाएगी। फिर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर T3 T4 हार्मोन आंखों से संबंधित भी है ना। इनके जब अधिक मात्रा में स्रावन होता है तो नेत्रों के पीछे, आंखों के पीछे तरल पदार्थ का जमाव होने लगता है, जिससे नेत्र जो आंखें हैं वो बड़ी बड़ी दिखाई देने लगती है एवं बाहर की ओर उभरी हुई दिखाई देने लगती है। और साथ ही साथ में ऐसे रोगों में थायराइड ग्रंथि में सूजन भी आ जाती है। तो यहाँ पर देखो ये जो नेत्रों के पीछे तरल पदार्थ का जमाव होता है, नेत्र बड़े हो जाते हैं, बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं, ये सारे लक्षण होते हैं एक्सोफ्लैथमिक रोग में। ये एक्सोफ्लैथमिक रोग जो है ये आंखों से संबंधित है। किससे संबंधित है? आंखों से संबंधित रोग है। तो आंखों से संबंधित रोग है तो इसके लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं? जब थायराइड हार्मोन अधिक मात्रा में रिलीज होते हैं तो नेत्र के पीछे तरल पदार्थ का जमाव होगा, साथ ही साथ नेत्र बड़े होंगे, बाहर की ओर उभरे हुए दिखाई देंगे, वही क्या कहलाएगा? एक्सोफ्लैथमिक। क्या कहलाएगा? एक्सोफ्लैथमिक। और जब ये अधिक मात्रा, मतलब ये एक्सोफ्लैथमिक है, इसको हम क्या कहते हैं? गाइटर या गेंगा रोग। क्या कहते हैं भाई? गाइटर या गेंगा रोग। क्योंकि इसमें थायराइड ग्रंथि में सूजन भी आ जाती है और ये प्रभाव डालता है किस पे? नेत्रों पे। अब ध्यान से समझना, एक गाइटर या गेंगा रोग तो अपन ने यहाँ पढ़ लिया जो कि थायराइड हार्मोन के अधिक स्रावन से होता है। एक गाइटर या गेंगा रोग जिसको हम साधारण गाइटर या गेंगा रोग कहेंगे, वो थायराइड हार्मोन के कम रिलीज होने के कारण होता है। तो दो प्रकार से आपको ये गाइटर और गेंगा रोग समझना है। ये जो गाइटर गेंगा रोग है जो कि थायराइड हार्मोन के अधिक स्रावन से होता है वो तो क्या कहलाएगा भाई? एक्सोफ्लैथमिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्सोफ्लैथमिक कहलाएगा। और जो इसके कम स्रावन से होगा वो क्या कहलाएगा? साधारण गेंगा कहलाएगा। तो क्लियर हुआ यहाँ पे? तो थायराइड हार्मोन के अतिस्रावन से पेरी रोग, बेसेडाउ रोग, एक्सोप्लाज्मिक रोग और इनके लक्षण हमने देख लिए। आगे बढ़ो, प्लूमर रोग में क्या होगा? तो प्लूमर रोग है, इसमें थायराइड में गांठें बन जाती हैं, ट्यूमर्स बन जाते हैं। ट्यूमर्स बन जाने से थायराइड हार्मोन का स्रावन जो है अति स्रावन होने लगता है, जिसे क्या कहते हैं? हाइपरथायरो हाइपरथायरोइडिज्म कहते हैं। क्लियर हो गई ये बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और आगे देखो कि भाई अभी तक अपन ने क्या पढ़े हैं, ये थायराइड ग्रंथि है, इसमें गांठें बन जाती है ना। प्लूमर के रोग में थायराइड में जो है गांठें बन जाती है, ट्यूमर्स बन जाने से थायराइड हार्मोन का स्रावन जो है वो अधिक मात्रा में स्रावित होने लग जाता है। अब अपन पढ़ेंगे कि थायराइड हार्मोन की कमी से रोग कौन से होते हैं। ये तो अधिक स्रावन वाले पढ़े थे। अब थायराइड हार्मोन की कमी से थायराइड हार्मोन की कमी से होने वाले रोग। थायराइड हार्मोन की कमी से होने वाले रोगों की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले आता है जड़ मानवता। जड़ मानवता जिसे क्रिटिनिज्म के कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिटिनिज्म भी कहते हैं जड़ मानवता। बच्चों में थायराइड हार्मोन की कमी से मानसिक विकास नहीं हो पाता है, तो बच्चे मंद बुद्धि रह जाते हैं, और जो बच्चे मंद बुद्धि रह जाते हैं उसे कहते हैं जड़ मानवता। क्या कहते हैं भाई? जड़ मानवता, क्रिटिनिज्म रोग। फिर एक आता है गुल का रोग। गुल का रोग क्या होता है? गुल डिजीज कहेंगे। गुल डिजीज जो होती है, ये यहाँ पे डिजीज लिखा हुआ है, ध्यान से इसको सही कर लीजिएगा। गुल डिजीज, वयस्कों में थायराइड हार्मोन की कमी से शारीरिक वजन में वृद्धि होती है, शरीर पर सूजन व मोटापे में वृद्धि होती है, हृदय धड़कन दर में कमी हो जाती है, जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, वो कहलाता है गुल का रोग।
और ये गुलका रोग थायराइड हार्मोन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट बात करें साधारण गेंगा, तो उधर अपन ने अभी पहले ही पढ़ा है गाइटरिया गेंगा जो एक्सोफ्लैथमिक कहलाएगा, वो तो होगा थायराइड हार्मोन के अधिक स्रावन से। यहाँ पढ़ रहे हैं हम साधारण गेंगा जो थायराइड ग्रंथि के कम स्रावन, थायराइड हार्मोन के कम स्रावन से होगा। भोजन में आयोडीन की कमी से ये रोग होता है। पहाड़ी क्षेत्र में लोगों में ये रोग ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए इसको एंडेमिक रोग भी कहते हैं। भाई एक स्थान विषय पर, एक स्थान क्षेत्र पर या एक विशेष क्षेत्र पर जहां पर रोग होते हैं वो कहलाते हैं एंडेमिक रोग, जो किसी क्षेत्र में फैले हो। तो पहाड़ी रोगों पे रहने वाला ये, पहाड़ी लोगों में ये रोग ज्यादा देखने को मिलता है। कौन सा रोग भाई? साधारण गेंगा रोग, ठीक है। और ये होता है थायराइड हार्मोन की कमी के कारण। चलिए अब आगे पढ़ेंगे हम। एक होता है थायराइड से संबंधित ही है, थायराइड ग्रंथि से संबंधित ही है, वो है हाशीमोटा का रोग। हाशीमोटा का जो रोग है ना, इसको कहते हैं थायराइड की आत्महत्या। इसको थायराइड की आत्महत्या क्यों कहेंगे? अगर मैं बात करूं तो ये एक प्रकार से एक प्रतिरक्षा रोग है, स्वयं प्रतिरक्षा रोग है। इसमें क्या होता है कि थायराइड हार्मोन जो है इनकी अत्यधिक कमी हो जाती है, और अत्यधिक कमी हो जाने के कारण हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि के विरुद्ध एंटीबॉडी से ही बनती है। ऐसे में ये थायराइड ग्रंथि स्वयं ही नष्ट हो जाती है। इसे कहते हैं थायराइड की आत्महत्या। थायराइड हार्मोन की कमी से, थायराइड हार्मोन की कमी से हमारे शरीर की बाकी सारी कोशिकाएं भी नष्ट होती है, साथ ही साथ में थायराइड ग्रंथि स्वयं नष्ट हो जाती है। तो ये कहलाती है थायराइड की आत्महत्या, और इस रोग को कहते हैं हाशीमोटो रोग। क्या कहते हैं? हाशीमोटो रोग, ठीक है। चलिए तो देखो यहाँ पर हाशीमोटो रोग, हाशीमोटो, इसको हाशीमोटो कर लीजिए। हाशीमोटो रोग ये एक स्वयं प्रतिरक्षा रोग है, ऑटो स्वयं प्रतिरक्षा, ठीक है। एक सेकेंड, ऑटो स्वयं प्रतिरक्षा, इसको अपन ऑटो इम्यून बोलेंगे। ऑटो इम्यूनो डिजीज है। में थायराइड हार्मोन की अत्यधिक कमी हो जाती है तथा हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि के विरुद्ध एंटीबॉडी बन जाती है, तो इसे ही नष्ट कर देती है, थायराइड ग्रंथि को ही नष्ट कर देती है, इसलिए इसे थायराइड की आत्महत्या भी कहते हैं। अच्छा एक बात और, तो ये थे कि भाई थायराइड ग्रंथि की कमी से होने वाले रोग। ये थायराइड ग्रंथि की कमी से होने वाले रोग क्या कहलाते हैं? ये स्थिति क्या कहलाती है? ये कहलाती है हाइपोथायरो हाइपोथायरोडिज्म, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म तो क्या है? थायराइड हार्मोन की अधिक स्रावन होना। और हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है? थायराइड हार्मोन की कमी होना, ठीक है। चलिए आगे चलो। आगे देखो कि थायरोकैल्सिटोसिन। अब थायराइड ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन और रिलीज होता था, थायरोकैल्सिटोनिन, जो क्या करता था? हमारे शरीर के अंदर अतिरिक्त कैल्शियम की मात्रा को हटा देता था। कैसे हटाता है अतिरिक्त कैल्शियम की मात्रा को? वो ध्यान से समझना। देखो, ये हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ने पर इसके स्तर में कमी लाता है। पहला काम तो इसका है, यही है थायरोकैल्सिटोसिन हार्मोन का, जिसको हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? TCH। क्या कह सकते हैं भाई? TCH। सपोज करना कि रक्त में ब्लड में अगर कहीं पे भी कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, तो रक्त में बढ़े हुए कैल्शियम की मात्रा को जो है ये TCH हार्मोन, कौन सा हार्मोन भाई? थायरोकैल्सिटोसिन हार्मोन, रक्त से इस कैल्शियम को कहाँ भेज देता है? हड्डियों में भेज देता है, अस्थियों में भेज देता है। तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा जैसे ही बढ़ती है, उसको कम करने का काम कौन करेगा? TCH हार्मोन करेगा, थायरोकैल्सिटोसिन हार्मोन करेगा। और ये इसको कम कैसे करेगा? रक्त से उस कैल्शियम की बढ़ी हुई मात्रा को निकाल कर कहाँ भेज देता है? हड्डियों में भेज देता है। समझ में आ गई? अब देखना, एक ध्यान से एक बात सुनना। अगर इसी के अपोजिट में बात करूं, जब हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ से भी कैल्शियम की मात्रा को कम किया जाता है, यानी हड्डियों से कैल्शियम की मात्रा को कहाँ भेजा जाता है? रक्त में भेजा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा हार्मोन काम करेगा? आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। पैराथायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन रिलीज किया जाता है जिसे कहते हैं पैराथायरा हार्मोन। क्या कहा जाता है? पैराथायरो हार्मोन। तो यहाँ पर अपोजिट काम करने के लिए कौन होगा भाई? पैराथायरो हार्मोन। देखो फिर से ध्यान से समझना, रक्त में कैल्शियम की बढ़ी हुई मात्रा को हड्डियों तक पहुंचाने का काम है TCH हार्मोन का, थायरोकैल्सिटोसिन हार्मोन का। और अस्थियों में बढ़ी हुई कैल्शियम की मात्रा को रक्त में भेजने का काम किसका है? PTH हार्मोन का, यानी पैराथायरो हार्मोन का काम है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, तो इस तरीके से कैल्शियम की मात्रा जो है हमारे शरीर में बैलेंस होती रहती है। अब देखो, रक्त में कैल्शियम होना क्यों जरूरी है? ताकि चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। चोट लगने पर रक्त का जो थक्का बनता है उसके लिए कैल्शियम होना आवश्यक है। हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा क्यों जरूरी है? क्योंकि अस्थियों को मजबूती प्रदान करता है। हमारी हड्डियां जो है वो स्ट्रॉन्ग किसकी वजह से होती है भाई? कैल्शियम लवण के कारण ही होती है। तो ये बहुत ही जरूरी है कैल्शियम, और इसको नियंत्रित करने के लिए इसके नियंत्रण वाले हार्मोन भी होना बहुत जरूरी। क्लियर है यहाँ पे? चलिए
नेक्स्ट बात करें, पेशियों में भी होती है कैल्शियम। पेशियों में कैल्शियम क्या करता है, पेशियों की गतिशीलता व संकुचन के लिए इसकी आवश्यकता होती है। पेशियों में सुचारू रूप से गति करे, उनमें संकुचन हो, तो वो किसके लिए आवश्यक है भाई, उसके लिए कैल्शियम होना बहुत जरूरी है। या हम यूँ कहते हैं कि ये थायरोकैल्सिटोसिन हार्मोन जो है ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। क्लियर हो गया है यहाँ पे? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हार्मोन थायरोकैल्सिटोसिन हार्मोन जो है वो हड्डियों को मजबूती भी प्रदान करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि हड्डियों को मजबूती भी प्रदान करता है थायरोकैल्सिटोसिन हार्मोन। चलिए तो यहाँ पर जो है हमने थायराइड ग्रंथि कंप्लीट पढ़ ली है। थायराइड ग्रंथि इसके द्वारा दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक कहलाते हैं थायराऑक्सिन या थायराइड हार्मोन, जिसमें हमने दो प्रकार के हार्मोन पढ़े, T3 और T4 हार्मोन, और एक अपन ने पढ़ा इसका थायरोकैल्सिटोसिन हार्मोन जो कैल्शियम की मात्रा को नियमन करता है। कैसे? रक्त से हड्डियों में भेज के हड्डियों से रक्त में भेजकर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे आती है पैराथायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि भाई? पैराथायराइड ग्रंथि। तो पैराथायराइड ग्रंथि मैंने आपको बताई कि गले के अंदर ये जो एच आकार की हमारी थायराइड ग्रंथि होती है, इसी थायराइड ग्रंथि पर दाने के आकार की, इसके पीछे दाने के आकार की चार से छह की संख्या में पैराथायराइड ग्रंथियां होती। पैराथायराइड ग्रंथि ये ग्रंथियां संख्या में 4 से 5 मक्के के दाने के आकार की होती है, थायराइड ग्रंथि की सतह पर पाई जाती है। इस ग्रंथि में पैराथायरो हार्मोन, यहाँ पर आप सही ढंग से लिखेंगे पैराथायरो हार्मोन, पैराथायरो हार्मोन, या इसे कॉलिप का हार्मोन भी। भाई कॉलिप का हार्मोन इसलिए कहेंगे क्योंकि इस हार्मोन को जो है थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि से कृत्रिम रूप से जो है निकालने का कार्य किसी किया था, कॉलिप नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस कारण से इस हार्मोन का नाम भी क्या हो गया है, कॉलिप हार्मोन हो गया है। तो इस ग्रंथि से पैराथायरो हार्मोन या कॉलिप का हार्मोन का स्रावन होता है, यानी इस पैराथायरो हार्मोन को कॉलिप का हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन अस्थियों से उपस्थित अतिरिक्त कैल्शियम को रक्त में स्थानांतरित करता है, जो अभी अपन ने पिछली उसमें पढ़ा ही था, है ना। चलिए अब देखो पैराथायरो हार्मोन, पीटीएच की अधिकता से बोन्स में कैल्शियम की कमी होने लगती है। जब ये मात्रा अधिक मात्रा में रिलीज होगा, भाई पैराथायरो हार्मोन का कार्य क्या था, हड्डियों से यानी कि अस्थियों से, इसका काम क्या है, इसका काम है अस्थियों से अतिरिक्त कैल्शियम की मात्रा को ब्लड में भेजना, रक्त में भेजना, ये इसका मेन कार्य है। अब अगर पीटीएच हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा तो ये अपना काम बराबर करता जाएगा, अस्थियों से कैल्शियम की मात्रा को ब्लड में भेजता जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, हड्डियों के अंदर कैल्शियम की कमी आ जाएगी, और जब कैल्शियम की कमी आएगी तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी, और रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, हड्डियों के अंदर जो कैल्शियम की कमी थी उससे इन हड्डियों में छोटे छोटे छेद बनने लग जाएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, अस्थियों की भंगुरता कहते हैं, या उसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कहेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस का रोग किसके कारण होता है, हड्डियों के अंदर कैल्शियम की कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है, ठीक है, जिसे अस्थि सुभ्रिता रोग भी कहते हैं, यानी अस्थियों का भंगुर हो जाना। जब छोटे छेद हो जाएंगे तो अस्थियां क्या हो जाएगी, खोखली हो जाएगी, और उसी रोग को हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस रोग। तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस हार्मोन की अधिकता के कारण होता है, पीटीएच हार्मोन की अधिकता के कारण ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। क्लियर हो गई ये बात। चलिए अब एक रोग और है, वो देखिए आप पैराथार्मोन हार्मोन में, कि जब पैराथार्मोन हार्मोन की कमी होगी तो क्या होगा कि रक्त से कैल्शियम की मात्रा कम होने लग जाएगी, क्योंकि पैराथार्मोन हार्मोन की कमी होगी तो इसका मतलब इसके अपोजिट कौन सा काम करेगा, टीसीएच हार्मोन काम करेगा। भाई थायराइड कैल्सिटोसिन हार्मोन काम करेगा, और थायराइड कैल्सिटोसिन हार्मोन का काम क्या था, ब्लड से कैल्शियम को बोन में भेजना, तो जब ब्लड से लगातार कैल्शियम बोन में जाता रहेगा तो ब्लड में कैल्शियम की कमी आ जाएगी। ऐसे में क्या होगा, रक्त का थक्का बनने की क्रिया प्रभावित होगी। भाई रक्त के अंदर कैल्शियम क्या काम करता है, रक्त की थक्का बनाने में सहायक है। अब ये टीसीएच हार्मोन अगर कम रिलीज होगा, मतलब अधिक रिलीज होगा, तो पैराथायराइड हार्मोन कम रिलीज होगा, और ऐसे में टीसीएच हार्मोन कैल्शियम को बराबर लगातार कहाँ भेजता जाएगा, ब्लड से बोन में भेजता जाएगा, तो ब्लड में कैल्शियम की कमी आ जाएगी। इससे रक्त का थक्का बनने की क्रिया प्रभावित होगी। साथ ही पेशियों में भी कैल्शियम न मिल पाने से इनका संकुचन व गतिशीलता प्रभावी होगी, जिससे इसमें कौन सा रोग हो जाएगा, टिटेनी रोग हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जब आप पढ़ने बैठते एक चेयर पे,
या किसी दिन आपने बहुत ज़्यादा वर्क कर लिया है तो धीरे धीरे आपके ना हड्डियों में पेन होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि जब आप ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, तो उस समय ये जो आपका टीसीएस हार्मोन है ये ज़्यादा रिलीज होने लग जाता है। और जब ये ज़्यादा रिलीज होता है तो कैल्शियम जो है ब्लड से लगातार कहाँ पहुँचता है, अस्थियों के अंदर पहुँचता है। अब ऐसे में क्या होता है कि आपकी जो पेशियाँ होती है उन पेशियों के अंदर भी कैल्शियम प्रॉपर रूप से नहीं मिल पाता है। तो पेशियों में जब कैल्शियम प्रॉपर रूप से नहीं मिल पाता है तो पेशियों की गतिशीलता और संकुचन प्रभावित होती है, और ऐसे में आपको जो है हल्का हल्का दर्द होता है। कभी आपने देखा होगा कि स्टडी टेबल पे आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो आप चेयर पे बैठे बैठे जो है धीरे धीरे आपकी कमर में दर्द होने लग जाता है ना। तो वो दर्द उठना किसके कारण होता है भाई? वो इसके कारण होता है कि आपकी पेशियों में कैल्शियम की मात्रा कम होती जा रही है। ये ऐसा इस कारण से होता है। तो अगर आप एक ही जगह बैठ के लगातार बैठ के पढ़ोगे तो इसमें यही सिचुएशन क्रिएट होगी कि थायराइड ग्रंथि का जो टीसीएच हार्मोन है वो अधिक मात्रा में रिलीज होगा, और ऐसे में कैल्शियम प्रॉपर रूप से पेशियों के पास नहीं पहुंचेगा और आपकी हड्डियों में जो है हल्का हल्का दर्द शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? वो रोग क्या कहलाता है? वो रोग कहलाता है टिटेनी रोग। क्या कहलाता है भाई? टिटेनी रोग। वैसे जो आप पढ़ने बैठते हो और उस समय जो आपकी कमर दर्द होती है उसको हम टिटेनी रोग में नहीं कह सकते, ठीक है। बस मैं एक जस्ट उदाहरण आपको दिया है कि कैल्शियम की कमी हमारे नॉर्मल डे में भी होती है जब हम कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं, जैसे कि हम लगातार 7 घंटे एक ही चेयर पर बैठ के पढ़ रहे हैं, तो उस समय में भी ये सिचुएशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े तो यहाँ पर पैराथायराइड ग्रंथि भी कंप्लीट हो चुकी है, और अब बढ़ते हैं पीनियल ग्रंथि, जो कि कहाँ स्थित होती है भाई? मस्तिष्क में स्थित होती है पीनियल ग्रंथि। और पीनियल ग्रंथि जो है वो एपिथैलेमस के आधार से जुड़ी होती है। कहाँ से जुड़ी होती है? एपिथैलेमस के आधार से। पीनियल ग्रंथि, ये ग्रंथि मस्तिष्क के एपिथैलेमस से जुड़ी हो रहती है। इस ग्रंथि से मेलाटोनिन एवं सीरोटोनिन का स्रावन होता है। अब ध्यान से समझना भाई, मेलेटोनिन हार्मोन अलग है और मिलेनोसाइड हार्मोन अलग है। हमारे शरीर में एमएसएच यानी मिलेनोसाइड हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली से रिलीज किया गया था, और हमारे शरीर के अंदर त्वचा का रंग निर्धारित करने का कार्य किसका होता था? मिलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। मिलेनोसाइड हार्मोन जो है वो त्वचा का रंग निर्धारित करता था। लेकिन पीनियल ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन रिलीज किया जा रहा है वो है मेलाटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? मेलाटोनिन हार्मोन है। एक्चुअल में ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है, ये जो सीरोटोनिन हार्मोन है, ये क्या कार्य करते हैं भाई? पीनियल ग्रंथि है, इसको हमारे शरीर की क्या कहते हैं? जैविक घड़ी कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। मतलब कैसे एक दिनचर्या आपकी डिसाइड रहती है कि दिन में आप जो है एकदम स्वस्थ रहेंगे, आपको ज़्यादा नींद नहीं आएगी। कि ये जो पीनियल ग्रंथि होती है ये प्रकाश संवेदी ग्रंथि होती है। प्रकाश संवेदी ग्रंथि का मतलब जब इस जो सूर्य से प्रकाश आता है, सूर्य की जो रोशनी होती है, उस प्रकाश में ये पीनियल ग्रंथि एक्टिव रहती है, और ये एक्टिव रहती है तो फिर आपको भी एक्टिव रखती है। तो दिन में आपको इतनी नींद नहीं आती है, लेकिन जैसे ही रात्रि का समय आता है, अब इसको प्रकाश नहीं मिल रहा है पीनियल ग्रंथि को, तो ऐसे में ये पीनियल ग्रंथि धीरे धीरे क्या होती है? निष्क्रिय होती है, और उस अवस्था में आप भी क्या हो जाते हो? निष्क्रिय हो जाते हो, यानी रात को आपको जो है वो नींद आती है, बहुत नींद आती है। तो हमारे पूरी दिनचर्या को डिसाइड करने का काम किसका है भाई? पीनियल ग्रंथि का है। इस कारण से इसको कहते हैं जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल घड़ी। तो रात्रि में नींद आना और दिन में हम जगे रहते हैं, एक्टिव होके काम करते हैं, लेकिन रात्रि में हम इतना एक्टिव होके काम नहीं कर सकते। उन सब के पीछे का कारण कौन है, या उन सब पे कंट्रोल कौन करती है? पीनियल ग्रंथि यानी बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है। चलिए, तो पीनियल ग्रंथि, पहले तो इसमें क्वेश्चंस की कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में स्थित होती है, एपिथैलेमस के आधार तल से जुड़ी होती है। इसके द्वारा कौन से हार्मोन रिलीज किए जाते हैं? मेलाटोनिन और सीरोटोनिन। ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है कुछ जीवों के अंदर है ना, मानव शरीर में नहीं, कुछ अन्य जीवों के अंदर त्वचा का रंग निर्धारित करता है ये मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन एक प्रकाश संवेदी हार्मोन है जो कि निद्रा हार्मोन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? निद्रा हार्मोन कहलाता है। यह हार्मोन जैविक घड़ी तंत्र बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम का निर्माण कर दैनिक क्रियाओं का नियमन करता है तथा लैंगिक लक्षणों के विकास को भी बाधित होता है। लैंगिक लक्षणों के विकास को बाधित करता है भाई, बिल्कुल करता है। नेक्स्ट देखो, सेरोटोनिन मस्तिष्क के अन्य भागों से स्रावित होता है तथा ये न्यूरोट्रांसमीटर यानी तंत्रिका हार्मोन के रूप में कार्य करता है। भाई जब अपन ने तंत्रिका तंत्र पढ़ा था तो मैंने वहां आपको दो प्रकार के हार्मोन बताए थे। एक तो न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन, जो तंत्रिका हार्मोन है, जो तंत्रिका कोशिका के अंदर आवेगों के संचरण की गति को बढ़ा देते हैं, ऐसे हार्मोन। तो ये सेरोटोनिन हार्मोन भी उसी प्रकार का हार्मोन है। और एक हमने पढ़ा था न्यूरो इनहिबिटर हार्मोन, जो तंत्रिका विरोधी हार्मोन कहलाते थे, यानी जिनके द्वारा तंत्रिका कोशिकाओं में आवेगों का संचरण जो है, आवेगों के संचरण की गति जो है वो धीमी पड़ जाती थी।
तो न्यूरोट्रांसमीटर और न्यूरो इनहिबिटर्स, ये दो प्रकार के यहाँ पर जो है हमने तंत्रिका हार्मोन पढ़े थे। तो ये जो सेरोटोनिन है वो एक प्रकार से किस प्रकार का हार्मोन है भाई, ये न्यूरोट्रांसमीटर यानी तंत्रिका हार्मोन के जैसे कार्य करता है। चलिए आगे देखो, ये पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि जो कहाँ स्थित होती है, मस्तिष्क में स्थित होती है। ये देखिए यहाँ पर ये है एपिथैलेमस, इस एपिथैलेमस के बिल्कुल नीचे स्थित होती है आधार तल पर पीनियल ग्रंथि, जिसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी भी कहते हैं। इसके द्वारा जो मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है वो क्या करता है, वो प्रकाश संवेदी है, प्रकाश की रोशनी में तो एक्टिव रहेगा, सक्रिय रहेगा और व्यक्ति को भी सक्रिय रखेगा। लेकिन जब रात्रि आती है और इसे प्रकाश की रोशनी नहीं मिल पाती है तो ये निष्क्रिय हो जाता है और ऐसे में व्यक्ति भी निष्क्रिय हो जाता है और उसको नींद आती है। उसको क्या आती है भाई, नींद आती है। कुछ एक ही अपवाद होंगे जो निशाचर होते हैं, जो रात रात भर जग लेते हैं, कुछ एक अपवाद भी होते हैं। और अपवाद के लिए क्या है, तो जैसे कि एग्जाम टाइम जब आता है पास में तो हम भी जगते हैं ना, हम लोग भी 2:30-3 बजे तक पढ़ते हैं तो हम भी जगते हैं ना, उस समय ये काम करते हैं, मतलब हम जबरदस्ती से इस मेलाटोनिन से काम करवाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। फिर उसका असर भी दिखता है, जब हमारा पेपर फिनिश हो जाता है तो उसके बाद हमारे शरीर में हमारे को बहुत सी कमजोरी फील होती है, हमें ऐसा लगता है कि अब हमें नींद आ रही है, नींद आ रही है, तो उसका प्रभाव भी देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखो कि आज हमने जो है पीयूष ग्रंथि पूरी कंप्लीट कर ली थी, साथ ही साथ में हमने थायराइड ग्रंथि पूरी कंप्लीट की है और उसी के साथ में पैराथायराइड ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि, ये ग्रंथियां जो है हमने पढ़ ली है। तो अब जो हमारी ये अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उसमें अब दो ग्रंथियां और बाकी रह गई है, एक थाइमस ग्रंथि और एक एड्रिनल ग्रंथि, जिसको पढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट सेशन में। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बने रहिए। वेदांत क्लासेस के साथ में मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।